सभी बच्चों को वंदे मातरम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, जैसा कि हिंदी में हिंदी भाषा का उद्गम और हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां आदि पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। क्या होता है हिंदी वर्णमाला और इनसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि वर्णमाला क्या है या वर्णमाला की परिभाषा क्या है, ठीक, तो याद रखेंगे कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अगर आपसे कहा जाए कि मान लो आ पहले आता है या बाद में आता है, इस तरह से जिसका जो जहाँ नंबर है उसका वहीं आता है, वैसा अलग कर दिया जाए, क्या वो वर्णमाला कहलाई जाएगी? नहीं, वो वर्णमाला नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि आपने एक शब्द यहाँ देखा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता? वर्णमाला। अगर आपसे कहा जाए कि जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसके लिए अपवाद है बहुत सारे। कहीं ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर कभी कभी कुल वर्ण 52 भी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी वर्णों की संख्या 48 भी सही हो जाती है या 46 भी सही हो जाती है। इस तरह से जो भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है वहाँ क्या ऑप्शन कैसे पूछा जाता है। ठीक, कभी संयुक्त वर्ण जोड़ लिए जाते तो 52 नहीं जोड़े जाते, 48, या फिर जो द्वित्व होते वो नहीं जोड़े जाते। तो इस तरह से, जैसे कि एक बार थोड़ा सा यहाँ बता दें, जैसे यहाँ क्या होता है, याद रखेंगे यहाँ पे 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला तो स्वर होते हैं, और हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा व्यंजन होते हैं, मुख्यतः यही 2 प्रकार के होते हैं, और व्यंजन की संख्या 33 है। ठीक, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। लेकिन तीसरा हिंदी में अयोगवाह भी होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। इनकी संख्या हिंदी में 2 है। ठीक है, इनकी संख्या हिंदी में 2 है। और आपका हिंदी में होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 2 है। तो आप देख पा रहे हैं कितने हो गए ये? 3, 4 और 4 8। ठीक है, और 4, तो ऐसे ये 48 हो गए। अगर मान लो ये उच्छिप्त कोई नहीं जोड़ता है तो आपका 46 हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, 4 संयुक्त वर्ण भी जोड़ लिए जाते हैं, तब हमारी वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से इसका होता है। लेकिन कभी कभी इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन सही हो सकता है, इसका एकदम एग्जैक्ट बायोडाटा नहीं है। याद रखेंगे। तो स्वर और व्यंजन, अयोगवाह, उच्छिप्त, इस तरह से मैंने आपको कुछ डाटा बता दिया है, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे ये देखेंगे कि आपको मैंने बताया कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे 2 प्रकार के, जबकि मैंने यहाँ पे आपको 4 प्रकार लिखा दिए हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, संयुक्त भी होता है। लेकिन यहाँ आप मुख्यतः 2 प्रकार का लिखेंगे। नंबर 1 स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। यहाँ आपने देखा कि जो वर्णमाला है इसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ आज हम लोग स्वरों के बारे में जानेंगे, और फिर जानेंगे कि जो स्वर होते हैं वो कैसे होते, कितने होते, संख्या मैंने बताई दी, और इनसे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, तो जो स्वर होते हैं इनको दूसरी भाषा में क्या कहा जाता? स्वर को दूसरी भाषा में अच कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि ये अच प्रत्याहार में आते हैं। और व्यंजन को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता? हल कहा जाता, क्योंकि ये हल प्रत्याहार में
आते हैं। आज हम लोग यहाँ स्वर पढ़ेंगे। जो स्वर होते हैं सबसे पहले ये स्वतंत्र होते हैं। ऐसा ही पूछा जाता, आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, इस तरह पूछ सकता है कि जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर, या स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब इनके बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनके उच्चारण करने में कोई भी कहीं भी रुकावट नहीं होती है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र कहा जाता है। जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इनके बोलने में कोई ना कोई अवधान रुकावट हो जाती है, इसलिए ये मतलब कि स्वतंत्र नहीं कहलाए जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन स्वरों पर आधारित होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, बिना अवरोध के बोले जाते हैं, और अच इनका प्रत्याहार है, इसलिए स्वर को क्या कहा जाता, अच कहा जाता। स्वरों की संख्या कितनी है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, स्वरों की संख्या कितनी है, तो अब बताएंगे 11। कितनी है संख्या, 11, जैसा कि मैंने वहां लिख दिया। ठीक है, तो कौन कौन से वो 11 हैं आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। आ, ई, आ और दोनों ई, और ऊ, ऋषि, ठीक है, ए, ऐ, ओ और आओ। यहाँ आपने देखा कि ये इतने हमारे कुल स्वर होते हैं, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हिंदी में पूछा जाए स्वरों की संख्या तो 11। ये 11 के अलावा अगर कोई भी अलग सा और स्वर दिया रहा है तो वो हिंदी का स्वर नहीं हो सकता, जैसे कि ली है, और भी जो 1 2 स्वर होते हैं वो हिंदी में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए स्वर की संख्या कितनी है, 11, या वो कौन कौन से हो सकते, इस तरह से इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं अभी हटा दे रही हूं। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से मूल स्वर की संख्या कितनी है, इसमें से मूल स्वर की संख्या कितनी है, मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप देख पा रहे हैं कि मूल हमारा एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4। ठीक है, कौन कौन से, आ, ई, ऊ और ऋषि, ये 4 कैसे स्वर हैं, ये 4 मूल स्वर हैं। ठीक है, इन्हीं को मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, या फिर एक शब्द और होता है इनके लिए, लघु। क्या होता है, लघु। तो आप देख लेंगे कि जिनको मूल कहा जाता है उन्हीं को लघु, उन्हीं को ह्रस्व। तो मूल, लघु, ह्रस्व कहा जाए कितने हैं, 4। कौन कौन से, आ, ई, ऊ और ऋषि। अगर आपसे कहा जाए कि ये लघु हैं तो ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे इन्हीं के सभी के दीर्घ बनाएंगे। ठीक है, आ, ई, ऊ, ऋषि। हिंदी में दीर्घ नहीं होता है जबकि संस्कृत में होता है, तो यहाँ पे ऋषि नहीं बनाएंगे, और ये आगे जो बच गए हैं वो सभी बनाएंगे। ठीक, वो सभी बनाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7, और मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4, और टोटल स्वर की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन से, कैसे, इस तरह से। अगर आपसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन आपका होता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर, स्वरों के भेद, तब आप बताएंगे कि मात्रा के आधार पर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक मात्रिक, एक मात्रिक। तो एक मात्रिक में कौन कौन से आते हैं, तो एक मात्रिक में हमारा आ आता है, ई और ऊ और ऋषि, ये 4 स्वर एक मात्रिक स्वर कहे जाते हैं, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। अगर आपसे कहा जाए क्या एक मात्रिक स्वर मूल स्वर हैं, तो
तो आप बताएंगे यस, क्योंकि यही चार तो यहाँ पर लिखे हैं। एक मात्रिक स्वर लघु स्वर हैं, यस हैं, एक मात्रिक स्वर को ही लघु स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो या ह्रस्व कहा जाए या लघु कहा जाए या मूल कहा जाए या एक मात्रिक कहा जाए, तो आपके यही चार आएंगे, आ ई उ और ऋषि। ठीक है, तो एक मात्रिक में आपने देखा कि ये चार आ गए। तो दूसरा है द्विमात्रिक। एक मात्रिक का मतलब है कि इनको बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। अगला है द्विमात्रिक। द्विमात्रिक तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको बोलने में दो मात्रा का समय लगेगा। इसको बोलने में कितना समय लगेगा? दो मात्रा का। तो वही जो यहाँ पे आपका दीर्घ बताए जा रहे, इनको ही गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु। गुरु मीन्स बड़ा और दीर्घ मीन्स भी बड़ा। और द्विमात्रिक की कहें तो यही सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऋषि बड़ा होता नहीं है, ए, और ओ और औ। ठीक, ये सात स्वर हमारे द्विमात्रिक कहलाए जाते हैं, या फिर इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है या फिर गुरु स्वर कहा जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि मैंने तीन बताया, तो अगला त्रिमात्रिक भी होता है। त्रिमात्रिक भी होता है। त्रिमात्रिक ऐसे स्वर जिनको बोलने में तीन मात्रा का समय लगे, ऐसे स्वर जिनको बोलने में तीन मात्रा का समय लगे। तो इसमें सिर्फ क्या होता है? ओम होता है, जिसे कि इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं और अलग से केवल बनाया जाता। तो ये देखो आपने, मैंने यहाँ तीन जैसा, हिंदी के तीन जैसा बनाया है, इसे कहते हैं त्रिमात्रिक मतलब कि त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, या फिर जैसे मैंने आ बनाया ये, और इसके पीछे मतलब थोड़ी देर तक इसको खींच कर बोलते हैं, तब भी ये त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, जिसे उच्चारण करने में अधिक समय लगे। ठीक, अगला देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, इसी को अगर यहीं से समझ लेते हैं, एक मात्रिक को ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व या लघु, ठीक है, या फिर मूल स्वर कहा जाता है। ठीक, अगर इसकी द्विमात्रिक की बात करें तो इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है या फिर गुरु स्वर कहा जाता है एक ही बार, और इसको प्लुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुत। तो त्रिमात्रिक कहें या प्लुत कहें, एक ही बात, यही आएंगे। द्विमात्रिक कहें, दीर्घ कहें, यही सभी आएंगे। एक मात्रिक, ह्रस्व, लघु या मूल, ये चार आ जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी तरह से पूछे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत कौन कौन से हो सकते हैं, तो भी ऐसे बता देंगे। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक कौन से हो सकते हैं, तो भी इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि जो स्वर हैं इसमें ये अलग प्रकार का भेद है, यहाँ ऐसे मतलब इनसे संबंधित नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि इन्हीं स्वरों में से संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर, तो आप बताएंगे कि संयुक्त क्या होता है? ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलके बने हों, ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलके बने हों। उसमें कौन कौन सा है? इसमें सभी दीर्घ आ जाते हैं, इसमें सभी दीर्घ आ जाते हैं। ये सभी हमारे संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? संयुक्त स्वर हैं। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है। ये क्या बनता है? संयुक्त में भी आपके कुछ सजातीय संयुक्त होते हैं, सजातीय संयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ सजातीय संयुक्त होते हैं और कुछ विजातीय संयुक्त होते हैं। ऐसा याद रखेंगे कि सजातीय संयुक्त कौन से होते हैं। सजातीय संयुक्त का मतलब ऐसे स्वर है, तो ये दो वर्णों से मिलके बने हैं, दो स्वरों से, लेकिन समान कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे इसमें आ है, तो ये छोटा आ और छोटा आ मिला के बड़ा बना है, तो ये सजातीय स्वर कहा जाएगा। ठीक, अभी विजातीय स्वर बाद में लिखते हैं। जैसे कि छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनी है, तो ये कैसे स्वर कहा जाएगा? इसको सजातीय स्वर कहा जाएगा। ऊ, छोटा ऊ
बड़ा ऊ बना। ये तीन हमारे कैसे स्वर हैं? सजातीय स्वर हैं। ठीक है, तीन हमारे कैसे स्वर हैं? सजातीय स्वर हैं। इस तरह से याद रखेंगे, ये तीन कैसे हैं? सजातीय स्वर। अगला देखेंगे, अगर विजातीय पूछा जाए, क्या पूछा जाए? विजातीय। तो विजातीय का मतलब ऐसे संयुक्त स्वर जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलके बने हों। ऐसे स्वर जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलके बने हों। जैसे ए है तो आ और ई से मिलके बनी है ए। ठीक, देखो आ अलग है, ये अलग है, तो इस तरह से ये विजातीय स्वर हो गए। आ और ए से मिलके बना है ये, ठीक, विजातीय स्वर हो गया। अगला देखेंगे, आ और ऊ से मिलके बना है ओ। ठीक, आ और ऊ से मिलके बना है ओ। और आ ओ से मिलके बना है औ। तो इसका कभी कभी जैसे कि ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये दिया, ये किन से मिलके बना है, या ऐसा दिया हो, इनसे कौन सा बनेगा। तो आ ई ए बनाता है, आ ए बनाता है, आ ऊ ओ बनाता है, आ ओ औ बनाता है। ठीक, ये विजातीय संयुक्त स्वर हैं, जबकि आपको तीन ऊपर सजातीय संयुक्त स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो आपका सजातीय, विजातीय, संयुक्त में तो सभी आ सकते हैं, लेकिन सजातीय संयुक्त में सिर्फ तीन, विजातीय संयुक्त में चार। ठीक, इस तरह से आपका सजातीय और विजातीय भी बता दिया। अगला देखेंगे, अगला भी स्वर का एक प्रकार होता है। जैसे कि क्या होता है कि जीव के उठने के आधार पे या फिर जीव के भाग के आधार पे किस भाग का अधिक प्रयोग होता है। तो एक सेकेंड के लिए अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। अगला होता है जीव के भाग के आधार पर। अगला क्या होता है? जीव के भाग के आधार पर। जीव के भाग के आधार पर। जीव के भाग के आधार पर आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव का अग्रभाग। अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ठीक है, अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? जैसे कि अग्रभाग से, जीव का अग्रभाग से ई, ए और आई बोले जाती है। देखिए, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ई दिख रही है, इसमें भी ई शामिल है, और इसमें जब इसमें ई शामिल है तो इसके अंदर है, लेकिन थोड़ा सा विपरीत तरीके से है। तो आप अग्रभाग इसका अगर एक शब्द, एक वर्ड, एक स्वर देखें तो ई हो सकता है। ई मतलब जीव, जब भी हमने ई बोला तो जीव का जो आगे वाला हिस्सा है इसका हमें अधिक प्रयोग करना पड़ा, इसलिए ये ई जीव के अग्रभाग से हो गई। ठीक, अगला है मध्य भाग। अगला क्या है? मध्य भाग। मध्य में क्या होता है? सिर्फ आ होता है। जीव का मध्य, आ बोलने से ना हमें आगे का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, ना जीव के पिछले भाग का, हमें कुछ मध्य भाग का हल्का सा प्रयोग करना पड़ता है। तो मध्य भाग में कौन सा हो गया? आ। ये हमारे ज्यादा पूछे जाते हैं। और जीव का पश्च भाग। जीव का कौन सा भाग? पश्च भाग। तो आप देखेंगे जो बच गए हैं वो सभी पश्च भाग में हो जाएंगे। ऊ, ओ और औ। ठीक है, औ और क्या बचा था? और ऋषि। यही तो इतने हो गए। ठीक, यही तो इतने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा हमारा बड़ा आ। तो ये पश्च से ही बोला जाएगा, क्योंकि मध्य में तो सिर्फ आ है। मध्य में सिर्फ आ है। जब आ बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है जीभ का पिछला हिस्सा हमारा खिंच रहा है, कुछ इस तरह से। ऊ, ओ, औ, ऋषि और आ। ठीक है, बड़ा आ।
ये सभी किस भाग से बोले जाएंगे, ये सभी जीभ के पश्च भाग से बोले जाएंगे, जबकि मध्य भाग से केवल छोटा आ बोला जा सकता है और अग्रभाग से ई ए बोला जाता है। ठीक, ये जीभ के भाग के आधार पर है। अब आपका आएगा जीभ के उठने के भाग के, मतलब जीभ कौन सा भाग ज्यादा उठ रहा है या फिर उठने के भाग के आधार पे कहा जाता है। तो ये देखेंगे जीभ के उठने के भाग के आधार पे कौन से होते हैं, जीभ के उठने के भाग के आधार पे कौन से होते हैं। तो हेडिंग लिख लेंगे जीभ के, ये जीभ के भाग के आधार पे है किस भाग का अधिक प्रयोग हो रहा, जबकि अगला है जीभ के उठने के भाग के आधार पर। ठीक है, जीभ के उठने के भाग के आधार पर। ठीक, आधार पर यहाँ क्या होता है, सबसे पहला होता है समृत। क्या होता है, समृत। ठीक है, और अगला होता है दूसरे नंबर पे विव्रत। पहले सभी लिख लो कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं, जीभ के उठने के भाग के आधार पे कितने प्रकार के बताए गए हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। तीसरा होता है अर्ध समृत, और चौथा होता है अर्ध विव्रत। चौथा क्या होता है, अर्ध विव्रत। अब उठने के भाग के आधार पे कहा जाए कौन से हैं, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे समृत, विव्रत, अर्ध समृत, अर्ध विव्रत। जैसा कि संस्कृत में ईसत समृत या फिर ईसत विव्रत हो जाता है, हिंदी में अर्ध समृत और अर्ध विव्रत होता है। तो याद रखेंगे इसमें समृत में क्या होता है कि समृत में कौन से आते हैं, ई आता है। समृत का मतलब होता है, मतलब कि विव्रत का मतलब यहाँ खुला हुआ, समृत का मतलब बंद, एकदम बंद नहीं, क्योंकि सभी स्वर के बोलने में हमारा मुंह खुला ही होता है, लेकिन यहाँ कम खुला होता है, थोड़ा सा हल्का सा बंद होता है। कौन से स्वर बोले जाते हैं, उससे ई बोली जाती है। ठीक है, ई दोनों। ठीक, ई और क्या बोली जाएगी, ऊ, याद रखेंगे, और ऋषि। ये हमारे कैसे हैं, समृत, मतलब एकदम से खुला नहीं है। ई ऊ ऋषि, आप देख पा रहे थोड़ा सा हल्का सा बंद यहाँ आ रहा है। जबकि विव्रत में आप देख पा रहे हैं, विव्रत का मतलब होता है पूर्णतः एकदम खुला होना। आ जब आप बोलेंगे आ, तो आपका मुंह पूरी तरह से खुला है, तो आपका विव्रत हो गया आ। इनका कभी कभी अर्थ भी पूछ लिया जाता। यहाँ मतलब अर्ध मीन्स आधा, समृत मीन्स बंद, कुछ हल्का सा बंद। जैसे कि क्या हो सकता है, ए और ओ। ठीक, ये दोनों ए और ओ, ए ओ, मतलब बहुत ज्यादा खुला नहीं और एकदम जितना इनके साथ होता है बंद, उससे कुछ ज्यादा मतलब खुला हुआ और थोड़ा सा बंद, दोनों मिला हुआ। ऐसा इसमें थोड़ा सा खुला हुआ, थोड़ा सा बंद, थोड़ा सा बंद, थोड़ा सा खुला हुआ, आधा खुला आधा बंद। तो यहाँ क्या हो सकते हैं, इसके आगे वाले और इसका भी आगे वाले। ठीक है, इसका भी आगे वाले। लेकिन अर्ध विव्रत में आपका एक और आएगा, ये अर्ध विव्रत, आधा खुला हुआ। जैसा कि यहाँ मध्य भाग से था, इसीलिए ये कैसा है, आधा खुला हुआ। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि कितने 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हो गए टोटल। ठीक, और उधर भी हो गए थे। तो जीभ के उठने के आधार पे या फिर जीभ के भाग के आधार पे ये बहुत पूछे जाते हैं, ये याद रखेंगे। जीभ के उठने के भाग के आधार, उठने के आधार पे 4 प्रकार के। समृत माने बंद, ई ऊ ऋषि, मतलब पूर्णतः बंद नहीं लेकिन बंद की ओर। और विव्रत का मतलब खुला, आ आप जैसा कि बोलकर भी देख सकते हैं, आ। और अर्ध माने आधा, समृत माने बंद, आधा बंद, ए ओ, ऐसे बोला ए ओ, आधा कुछ हल्का सा बंद लगा, आधा खुला हुआ, अर्ध विव्रत, ऐ औ और आ। इस तरह से आपने सभी स्वरों का जितने प्रकार से जो भी भेद होते हैं वो मैंने सभी बता दिए। अब कल हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन के और कितने कितने किस प्रकार से भेद होते हैं। आज के लिए इतना ही।